नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यान को सुन सकें, श्रवण कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। ओम भीमाय व्योमरूपाय शब्दमात्राय ते नमः। महादेवाय सोमाय अमृताय नमस्तुते। संस्कृत शौर्यम मंच से जुड़े हुए विद्वत्गण, अध्यापकगण, शोधार्थीगण एवं छात्रगण, सबको स्वागत और नमस्कार। मेरा टॉपिक है संस्कृत वाङ्मय में विज्ञान। संस्कृत वाङ्मय तो बहुत व्यापक है, फिर भी इसमें इसलिए कुछ कुछ बिंदुओं को ही, प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाएगा इस कम समय में। संस्कृत वाङ्मय में विज्ञान वेदों से लेकर के आधुनिक काल तक कार्य हुआ है संस्कृत में। उसको अभी आधुनिक विज्ञान से जोड़ने की बात है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो साइंटिस्ट हैं वो संस्कृत नहीं जानते हैं, जो संस्कृतिस्ट हैं वो साइंस नहीं जानते हैं। तो उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात की गई थी एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी ने एक संस्कृत वाङ्मय में विज्ञान का इतिहास नामक पुस्तक बनाई, जो 2003 में पब्लिश्ड हुई। यह उसमें देश के जाने माने विद्वान, गणित के, साइंस के, सबने काम किया और संस्कृतिस्ट ने काम किया। वह संस्कृत वाङ्मय में विज्ञान का इतिहास 10 वॉल्यूम में है। 10 वॉल्यूम नहीं, 10 अध्याय हैं उसमें। पहला अध्याय है गणित, दूसरा है खगोल विज्ञान, तीसरा भौतिकी एवं रसायन शास्त्र, चौथा आयुर्विज्ञान, पांचवा है वनस्पति विज्ञान, छठा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सातवां है प्राणी विज्ञान एवं पशु चिकित्सा, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और 10वां है सैन्य विज्ञान। इस प्रकार से उसमें 10 अध्याय हैं संस्कृत वाङ्मय में विज्ञान का इतिहास। ये भारतवर्ष में आज़ादी के बाद पहली पुस्तक बनी जिसमें साउथ के विद्वान थे, डॉक्टर बालचंद्र राव, आईआईटी के प्रोफेसर वागीश शुक्ल आदि ने काम किया। उसके बाद वहाँ पर संस्कृत वाङ्मय में गणित 5 वॉल्यूम बनाए गए, जिसमें हमने काम किया। संस्कृत वाङ्मय में गणित, संस्कृत वाङ्मय में आयुर्विज्ञान, संस्कृत वाङ्मय में कृषि विज्ञान, संस्कृत वाङ्मय में पर्यावरण विज्ञान, संस्कृत वाङ्मय में वास्तु विज्ञान। ये सोर्स बुक ऑफ साइंटिफिक थॉट्स के अंतर्गत बनाया गया। इसके बाद जो है अब सबसे बड़ी बात है कि ये विज्ञान क्या है। विज्ञान वस्तुतः शास्त्रतः आचार्यतश्च प्राप्त अवबोध ज्ञानम। शास्त्र और आचार्य से जो ज्ञान, जो अवबोधन होता है, अवबोध होता है, वह ज्ञान होता है। और तस्य अवबोधनस्य ज्ञानस्य अनुभवः विज्ञान। उसका जो अनुभव है वह विज्ञान। और यह विज्ञान जो है, साइंस जो है, साइंस शब्द है विज्ञान के लिए अंग्रेजी में, जो साइंसिया, SCIENTIA, साइंसिया लैटिन वर्ग है।
लैटिन वर्ड है जिससे साइंस शब्द बना है। साइंस के दो रूप माने गए हैं, एक प्योर साइंस और दूसरा है अप्लाइड साइंस। प्योर साइंस क्या है? शुद्ध विज्ञान, जिसे शुद्ध विज्ञान कहते हैं। शुद्ध विज्ञान क्या है कि ब्रह्मांड के अंतिम सत्य एवं उसके संचालित करने वाले नियमों का जो इसमें अन्वेषण किया जाता है, वह है प्योर साइंस। और अप्लाइड साइंस क्या है? जो व्यवहारिक, जिसको विज्ञान कहते हैं, उन नियमों को जो मानव जीवन के लिए अधिकाधिक सुविधाएं प्रस्तुत करता है, अधिकाधिक सुविधाएं प्रस्तुत करता है, वह है अप्लाइड साइंस, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आदि एटसेट्रा आज हम व्यवहार में लाते हैं। अब है कि हमें इस विज्ञान के लिए हम 5 बिंदुओं पर बात करेंगे कि संस्कृत वांग्मय में गणित क्या है, आयुर्विज्ञान क्या है, कृषि विज्ञान क्या है, पर्यावरण विज्ञान क्या है और वास्तु विज्ञान क्या है। तो सर्वप्रथम हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो संस्कृत वांग्मय में गणित, इसका पीरियड जो है, गणित का पीरियड जो है बताया गया है, वैदिक पीरियड बताया गया है, यह 3000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक है। और सुलु पीरियड 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। उसके बाद वेदांग पीरियड आता है 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। अब उसके बाद चौथा जो इसका कालक्रम बांटा जाता है, आचार्य ट्रेडिशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन। आचार्य ट्रेडिशन क्या है? आचार्य ट्रेडिशन में जो आता है कि सबसे पहले आचार्य ट्रेडिशन आते हैं, वररुचि आते हैं, जिनके ग्रंथ का नाम है चंद्रवाक्य। आर्यभट्ट फर्स्ट आते हैं, जिनके ग्रंथ का नाम है आर्यभट्टियम। वारामिहिर का है बृहत संहिता। ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है। श्रीधर का गणित सार है, त्रिशति का है। महावीर का गणित सार संग्रह है। आर्यभट्ट का सेकेंड का भी एक किताब है जिसे महासिद्धांत कहा जाता है। श्रीपति का गणित तिलक है, सिद्धांत शेखर है। भास्कराचार्य का लीलावती बीज गणित, सिद्धांत शिरोमणि। नारायण पंडित का गणित कौमुदी है, बीज गणित, गणित वतंस है। और नीलकंठ सोमयाजी का तर्क संग्रह। गणेश दैवज्ञ ने ग्रह गोला लाघव, लीला वाटिका लिखा। कमलाकर ने सिद्धांत तत्व विवेक लिखा। जयसिंह ने सिद्धांत कौस्तुभ लिखा। सुधाकर द्विवेदी ने दीर्घ वृत्त लक्षण ग्रह करण लिखा। इस प्रकार से विद्वानों का एक जो है श्रेणी, जो आचार्य परंपरा चली, जिन्होंने जो ज्योतिष और गणित दोनों साथ साथ चलते थे, क्योंकि ज्योतिष में गणित की जरूरत पड़ती थी। तो जो विद्वान ज्योतिष के होते थे वो गणित के भी होते थे। अब ये सबसे पहले है कि गणित का जो महत्व बताया गया है वेदांग ज्योतिष में आया। वेदांग ज्योतिष लब्धाचार्य ने 1400 ईस्वी पूर्व में लिखी थी, जिसके वेदांग ज्योतिष के चौथे श्लोक में आता है, पद्य में आता है कि यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणेव यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। जिस प्रकार शिखा, मयूरों की शिखा और नागों की जो नागमणि, नागों में मणि सबसे मूर्धन्य ऊपर होता है, उसी तरह मैथमेटिक्स भी वेदांग शास्त्रों में सर्वोच्च स्थान पर है। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। इस प्रकार वेदांग शास्त्र में गणित का महत्व बतलाया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन जो है, उत्पत्ति वेदों में प्राप्त होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम और न्यूमरल सिस्टम कहाँ मिलते हैं। संख्या और संख्यांक पद्धति वेद में मिलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ में मिलते हैं, रामायण में, महाभारत में, वेदांग में, सुलुसूत्राज में, आर्यभट्टियम, लीलावती, बीजगणितम, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, त्रिशतिका, महासिद्धांत इत्यादि आदि में। ऋग्वेद में संख्या का हम देखते हैं, वहां पर कॉन्सेप्ट मिलता है। ऋग्वेद में 1
164 45वें मंत्र में विंशति संख्या क्या आता है यजुर्वेद में 18 24 18वें अध्याय के 24वें मंत्र में, और 25वें मंत्र में भी आता है। अथर्ववेद में 5 15 1 11, मैत्राणी संहिता में आता है एक्सेट्रा। ये सारी चीज क्या आती है, ये 4 बेसिक ऑपरेशंस जो है हमारे गणित के 4 क्या है, ये हम एडिशन, जोड़, घटाव, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, गुणा और भाग, डिवाइड, डिवीजन, इन चारों का वर्ण विवरण हमें जो है वेदों में प्राप्त होता है। ये संख्या का जो नंबर और नंबर सिस्टम, यजुर्वेद में हम इवन संख्या का नंबर प्राप्त होता है। यजुर्वेद में संख्या का यजुर्वेद में सम संख्या के बारे में और हेलो आ रहा है, ठीक आ रहा है। यजुर्वेद में सम संख्या यजुर्वेद में सम संख्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात आती है उसमें। यजुर्वेद में सम संख्या और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात आती है। वहां पर हम जो टेबल 4 का टेबल जो पढ़ते हैं आज जो हम, उसमें हमें प्राप्त होता है 18वें अध्याय की 25वें मंत्र में प्राप्त होता है। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 एंड 48। ऐसे यजुर्वेद के इस 18वें मंत्र के 18वें अध्याय के 25वें मंत्र में आता है। चतस्रश्च में अष्टौच में अष्टौच में द्वादश्च में द्वादश्च में द्वादश्च में द्वादश्च में षोडश्च में षोडश्च में विंशतिच में विंशतिच में चतुर्विंशतिच में चतुर्विंशतिच में अष्टविंशतिच में अष्टविंशतिच में द्वात्रिंशच्च में द्वात्रिंशच्च में षट्त्रिंशच्च में षट्त्रिंशच्च में चत्वारिंशच्च में चत्वारिंशच्च में चतुश्चत्वारिंशच्च में अष्टचत्वारिंशच्च में यज्ञेन कल्पताम। ये यजुर्वेद के 18वें मंत्र में आता है, जो कि मैथमेटिक्स का, यहाँ पर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जो बच्चे हमारे यहाँ बनाते हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर आता है। 4 का टेबल भी इसमें स्पष्ट दिखाई देता है। इसी तरह हम यजुर्वेद का 18वें अध्याय का 24वें मंत्र में भी देखते हैं। वहां विषम संख्या के, यहाँ सम संख्या के बारे में आ गया, उसमें विषम संख्या के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। 1 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 और 33। जिसमें कहता है एक आच में तीसरश्च में तीसरश्च में पंचच में पंचच में सप्तच में सप्तच में एक्सेट्रा, ऐसे कैसे कहते, त्रयस्त्रिंशच्च में यज्ञेन कल्पताम। 33 तक ऐसी संख्या बताई गई है। ये यजुर्वेद के 18वें अध्याय के 24वें मंत्र में है। उसके बाद यजुर्वेद के हम 23वें मंत्र में देखते हैं कि 4 बेसिक ऑपरेशंस जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आदि भी प्राप्त होते हैं, जो जिसे हम पढ़ते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसका जो है, इसका आता है रेफरेंस आता है 5 6.3 6.43, इस तरह से मंत्र वहां पर पाए गए। सामवेद में भी संख्या के बारे में बताया गया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण में कांड 6 सर्ग 28 और पद्य संख्या 33 से लेकर 43 तक
उसमें केवल राम की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताया गया, बल्कि संख्या के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। शतम शत सहस्राणाम कोटि माहु मनीषिणः शतम कोटि कोटि शतम शतम कोटि सहस्राणाम शंख इत्यभिधीयते, शंख इत्यभिधीयते। इसी तरह विभीषण, सचिव, राक्षस, इसका ये नंबर का जो हमने सिस्टम को बनाया था वाल्मीकि रामायण में जो किया गया है, वो टेबल बनाया गया है। 1 कोटि इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7। तो क्या होता है, शंख 10 के पावर 5, 10 टू द पावर 5 कोटि इज इक्वल टू शंख 10 टू द पावर 12, और एक शंख इज इक्वल टू महाशंख, महाशंख 10 टू द पावर 17, और एक महाशंख एक वृंद होता है 10 टू द पावर 22, एक वृंद एक महावृंद के बराबर होता है 10 टू द पावर 27, एक महावृंद पद्म के बराबर 10 टू द 32, और एक पद्म महापद्म के बराबर 10 टू द 37, एक खर्व के बराबर फिर होता है खर्व, महाखर्व, महाखर्व समुद्रम के बराबर, और एक समुद्र 10 टू द पावर 5 समुद्रम औघ, एक महाऔघ होता है जो कि 10 टू द पावर 55 के बराबर होता है। इस प्रकार से राम की संख्या का यहाँ पर है वर्णन किया गया है कि उनकी सेना कितनी थी। उनमें 4, ये उसमें क्या गया था, विभीषण भी थे, उनके 4 मिनिस्टर भी थे। इस संख्या का वहाँ पर स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है वाल्मीकि रामायण में। इसी तरह महाभारत में भी हम देखते हैं आदि पर्व दूसरे का 18 से 28 पद्य में, श्लोक में नंबर ऑफ आर्मीज का पांडवों और कौरवों का वहां पर बताया गया है, जिसमें 18 अक्षुणी सेना थी, जिसको चतुरंगिणी सेना कहा जाता है। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं कि आर्यभट्टियम में संख्या के बारे में वहां पर आया है कि 1, 10, शत, सहस्त्र, अयुत, नियुत, प्रयुत, कोटि, अर्बुद और वृंद। इसमें एकम, 10 च, शतम च, सहस्त्रम, अयुत, नियुत, नियुते तथा प्रयुतम, कोट्यर्बुदम च वृंदम, स्थानम 10 गुणम स्यात्। ये गीतिका पाद 2 में आया है आर्यभट्टियम का। अब हम आते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी कहाँ है, अनंत की अवधारणा हमारे यहाँ कहाँ पाई जाती है संस्कृत वाङ्मय में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी जो है, अनंत की अवधारणा जो है, ये बृहदारण्यकोपनिषद में भी आया है। यत्रायं पुरुषो म्रियते किमनेन न जहात इति नामे इत्यनंतम नामानंता विश्वे देवा अनंतमेव स तेन लोकम जयति। वहां पर अनंत का उल्लेख प्राप्त होता है हमें बृहदारण्यकोपनिषद में। और ईशावास्योपनिषद में तो उसमें जो उसका ईशावास्योपनिषद का जो शुरुआती होता है आता है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह मंत्र जो है ये अनंत की अवधारणा को स्पष्ट करता है कि ओम ही पूर्ण है, ओम पूर्ण, वह ओम पूर्ण है। ओम पूर्णमदः ओम पूर्णमिदं, अदः पूर्ण यह ब्रह्म पूर्ण है, इदम पूर्ण यह जगत पूर्ण है। पूर्णात् पूर्ण ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण से पूर्ण निकालने पर पूर्ण ही रह जाता है। पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूर्ण से पूर्ण को निकालेंगे तो पूर्ण ही बच जाएगा। Infinity minus infinity is equal to infinity. In the language of mathematics, infinity tends to infinity, it is called in mathematics language. ये मैं अभी इसको शेयर करना चाहूँगा इस तरह से आप लोगों को। अगर अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पाई। पाई का वैल्यू जो है हमारे यहाँ सबसे पहले बौधायन ने दिया। तो बौधायन का जो था लगभग पाई का वैल्यू दिया गया 3, उसने दिया कंस्ट्रक्टिंग वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसमें पाई का वैल्यू निकालते हैं। वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें पाई का वैल्यू हम निकालते हैं। तो पाई का वैल्यू जो है निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई का वैल्यू हम जानते हैं। तो पाई का वैल्यू सबसे पहले बौधायन ने दिया, जो कि लगभग स्थूल मान दिया था, जो कि लागू नहीं हो पाया, 3.088 हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इसको बौधायन सूत्र में ये आता है
उसके बाद मानव सूत्र में भी ये आता है, वहां भी दिया गया है। लेकिन उसके बाद आर्किमिडीज ने इसको निकाला। आर्किमिडीज का भी जो सिद्धांत था, आर्किमिडीज का पाई का वैल्यू था 3.1428। तो ये पूर्ण रूप से मान्य नहीं हुआ, सूक्ष्म था। लेकिन उसके बाद जो आर्यभट्ट ने दिया वह पूरे विश्व के लिए आज भी लागू है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया। वह क्या है कि आर्यभट्ट फर्स्ट जो था जिसने पाई का वैल्यू पूरे दिया, जो 4 डेसिमल तक करेक्ट हुआ। यह सरकमफरेंस ऑफ कहता है कि कैसे, इसके लिए हमारे आर्यभट्टियम के गणित पाद में श्लोक आता है, चतुरधिकम शतम अष्टगुणम द्वाषष्टिश तथा सहस्राणाम अयुत द्वैविशकम भस्य आसन्न वृत्त परिणाम। कहते हैं चतुर अधिकम शतम, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये बिल्कुल साइंटिफिक है। कहते हैं चतुर अधिकम शतम 100 + 4, चतुर अधिकम शतम 100 + 4, चतुर अधिकम शतम अष्टगुणम, इसका 8 गुणा कितना हो जाएगा, 104 × 8 = 832, 832। द्वाषष्टि तथा सहस्राणाम, द्वाषष्टि सहस्राणाम 62,000, 62,000 द्वाषष्टि तथा सहस्राणाम अयुत द्वैविशकम भस्य आसन्न वृत्त परिणाम। अयुत 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 मीन्स क्या होता है, 1 अयुत = 10,000 एंड अयुत द्वय मीन्स 20,000, 20,000। तो कहते हैं कि चतुर अधिकम शतम अष्टगुणम, चतुर अधिकम शतम 104 × 8 = 832, that will amount will be added to द्वाषष्टि तथा सहस्राणाम 62,000 + 832, कितना हो गया 62,832। उसको उसमें क्या करेंगे, अयुत द्वय विषकंभ से, अयुत 10,000 द्वय 20,000। तो कहते हैं विषकंभ से आसन्न वृत्त परिणाम, उस वृत्त की क्या होते हैं परिधि, पाई का वैल्यू क्या होता है सरकमफरेंस, C/D, उसको कहते हैं कि परिधि बटा व्यास, परिधि व्यास अनुपात, परिधि व्यास अनुपात कहा है आर्यभट्ट ने, परिधि व्यास अनुपात। तो परिधि व्यास अनुपात में पाई का बराबर क्या हो गया, कहते हैं 62,832 डिवाइडेड बाई 20,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.1416। दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टुडे। ये आज पूरे विश्व ने इसको माना, ये हमारा अपूर्व योगदान है पूरे विश्व को आर्यभट्ट का। आर्यभट्टियम में जिसने 476 जिसका काल है 499 में इस चीज को दिया, पाई का वैल्यू दिया, जो आज भी पूरे विश्व इस चीज को मान रहा है। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वाइडली अप्लाइड द होल मैथमेटिशियन इवन टुडे, इसी का यूज करते हैं आज। ये मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा योगदान हम मानते हैं इसमें। अब उसके बाद आता है कि इसमें हमारे यहाँ की ज्योमेट्री की बात है, कि ओरिजिन ऑफ ज्योमेट्री, ज्यामिति का विकास कहाँ से हुआ। ज्यामिति क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो वैदिक लोग थे वो यज्ञ की वेदिका बनाते थे, सैक्रिफाइशियल जो अल्टार होता था, वो क्या कहते थे कि अब ये सूत्रराज जो है, सूत्र में ज्योमेट्री का जो उत्पत्ति होती है सूत्र से होता है, यजुर्वेद से होता है। तो ये वहाँ से हमें यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद बताता है कि ज्यामिति वहाँ पर है, वहीं पर पाइथागोरस थ्योरम वहाँ से लिया गया है। इस चीज को बताता है कि रज्जु समासम व्याख्यामः, सूत्र यहीं से बिगिन होता है। यहाँ पर 8 सूत्रराज हैं जिसमें 4 प्रमुख हैं, बौधायन सूत्र, कात्यायन सूत्र, आपस्तंभ और मानव। ये 4 सूत्रराज सर्वप्रथम इंसा से पब्लिश हुए हैं, इंग्लिश में है, जो एस.एन. सेन और ए.के. बाग ने इसको पब्लिश किया। इंसा है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी दिल्ली से पब्लिश हुआ है, इनको हमने लाया था एनसीईआरटी में और इनसे हमने काम किया था। तो इसके बाद 8 सूत्रराज अभी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से पब्लिश हुए हैं 8 का, लेकिन ये 4 जो है मुख्य हैं। इसमें हम देखते हैं कि महावेदी जो बनाई जाती है ग्रेट अल्टार, इसमें एक सत्य प्रकाश जी ने फाउंडर्स ऑफ साइंस इन एंशिएंट इंडिया, उसमें पेज नंबर 618 पर उन्होंने इसका विस्तार से वर्णन किया है। उसमें वर्णन किया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि यज्ञ की वेदिका है, दिखाई दे रहा
हेलो राजकुमार जी, हेलो हेलो, राइट समथिंग। ये यज्ञ की वेदिका है। ये यज्ञ की वेदिका कैसे बनाई जाती थी उस समय का ये चीज है। हेलो, इसमें इसमें बताया गया है कि कैसे सीट किसका था, सेक्रीफाइसर का जो सीट होता कहाँ बैठता था, अग्निहोत्र कहाँ बैठता था, तीनों अग्नि कहाँ कहाँ होते थे, आह्वानीय, गार्हपत्य और दाक्षिण्य अग्नि कहाँ 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 रखा जाता था, सीट ब्राह्मण का कहाँ होता था, यजमान का कहाँ होता था, होता का कहाँ होता था, उसकी पत्नी का कहाँ होता था, इसमें बनाया गया है, सेक्रीफाइशियल ग्राउंड पर बनाया गया है। इसी तरह से इसमें अब इसके बाद से क्या होता है कि जमेट सूत्रराज यूज्ड इन रिलीजियस पर्पस के लिए वो लोग क्या करते थे कि ये इस तरह से गरुड़ के रूप में फाल्कन सेन वाला ये इस रूप में यज्ञ की वेदिका बनाते थे, जो कि हमारे सूत्र इसके लिए सूत्रराज पाइथागोरस थ्योरम के लिए ये चीज यहाँ पर यूज किया। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये पूरा प्योर साइंस है, प्योर मैथमेटिक्स है, यहाँ से लिया गया इस चीज को गरुड़ के रूप में बता रहे हैं। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, टॉर्टोइज के रूप में, कछुए के रूप में इस चीज को कंस्ट्रक्ट किया इस तरह से। ये है कछुए के रूप में इन्होंने किया, ये अल्टार को इन्होंने बनाया। अब इसके बाद से क्या होता है कि शूल सूत्र जो है ये इन्होंने क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया, ट्रायंगल, राइट एंगल्स, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, सर्किल्स, इनके प्रॉपर्टी को बताते हुए। अब इसी को जाना जाता है क्या कि इसको जाना गया पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। आज हमारे बच्चे जो साइंस के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, मेडिकल के हैं, वो क्या जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम सिद्धांत प्रमेय जो है पाइथागोरस ने दिया है, जो कि हमारे यहाँ 1000 साल पहले बौधायन शूल सूत्र में है। बौधायन ने इसको दिया है। बौधायन का काल है 800 BCE और जबकि पाइथागोरस है 580 से 500 SC ईसा पूर्व। बेसिकली ये शूल थ्योरम है। ये क्या है, शूल थ्योरम है, शूल सिद्धांत ही है। पाइथागोरस कहा जाता है कि इंडिया में आया था और उसने यहाँ से ले गया बौधायन शूल सूत्र के, बौधायन को ले गया और बौधायन के सिद्धांत पर अपने सिद्धांत को, प्रमेय को, थ्योरम को डेवलप किया, जो पूरे विश्व में आज चल रहा है। वो क्या कहता है, बौधायन शूल सूत्र कहता है दीर्घ चतुरस्रस्य अक्षन्या रज्जु पार्श्वमानि तिर्यंकमानि च यत् पृथक भूते कुरुतस् तद उभयम करोति। अर्थात दीर्घ चतुरस्र कहा गया है आयत को। आयत की तिर्यंगमानी और पार्श्वमानी भुजाएं, आयत की तिर्यंगमानी और पार्श्वमानी भुजाएं दो वर्ग बनाती हैं, तिर्यंगमानी और पार्श्वमानी आयत की भुजाएं 2 वर्ग बनाती हैं। जबकि रज्जु, अक्षन्या रज्जु वो क्या करती है, दोनों के योग के बराबर अकेले ही एक वर्ग बनाती है, जिसका मैं शेयर करता हूं आप लोगों से। ये है, ये शेयर कर रहा हूं, ये फोटो, ये पाइथागोरस थ्योरम का यहां से सिद्धांत लिया गया था। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। ये सिद्धांत कहां से लिया गया, बौधायन शूल सूत्र से। इसलिए अभी बौधायन प्रमेय के नाम से इस पर रिसर्च किया जा रहा है पूरे विश्व में। इसको बौधायन के नाम से जाना जाएगा, जो कि हमारे बच्चे नहीं जानते हैं। उन्हें, हमें साइंस वालों को, मेडिकल वाले बच्चों को बताना है कि ये हमारे यहाँ से था, 1000 साल पहले हमारे यहाँ यह हुआ था। ये यहाँ पर जो है हमारे यहाँ ये चीज छापा लो। इसको क्या कहता है कि दोनों के लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। ये बौधायन शूल सूत्र हमारी अपूर्व देन है, ये जो है पाइथागोरस थ्योरम, जिसे कि आज लोग जानते हैं। अब आती है बात की गणित में अलजबरा की बात। अलजबरा में आता है कि बीजगणित। इसमें बीजगणित में श्रीधराचार्य ने
द्विघात समीकरण का जो व्याख्या दिया है, द्विघात समीकरण, उसमें कहते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c, इन्होंने कहते हैं चतुराहत वर्ग समय रूपई पक्ष द्वयम गुणयेत अव्यक्त वर्ग अव्यक्त वर्ग रूपई उक्तौ पक्षौ ततो मूलम। अब इसमें क्या कहता है कि दोनों तरफ ax² प्लस bx प्लस c, अब इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास अगर वो रहता, हमारे पास वो ब्लैक बोर्ड रहता और शेयर करने का भी उसमें नहीं हो पा रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इसको अलग से हम व्याख्यान इस पर दे सकते हैं मैथमेटिक्स पर। तो इसमें द्विघात समीकरण का जो वर्णन किया है, द्विघात समीकरण जो है बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ये श्रीधराचार्य की देन है। श्रीधराचार्य ने सर्वप्रथम हमें दिया। उसके बाद महावीर का जो है योगदान क्या है 814 से 880 ईस्वी में, ग्रेटेस्ट ये जैन गणितज्ञ थे कर्नाटका के, जिन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आज हमारे बच्चे पढ़ते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इन्होंने सिद्धांत का खोज किया। गणित जो कि आज गणित सार संग्रह में ये वर्णन है। NCR होता है n(n-1), n-2), n-r प्लस 1 y 1.2 y3 इक्वल टू n बाई r और n - ऐसे ही मैथमेटिक्स के वजह समझ सकते हैं। पद, हाँ, इसका जो श्लोक है इसमें आया हुआ है, ये गणित सार संग्रह में आप इसको देख सकते हैं। अब इसी फॉर्मूला को, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को क्या किया कि इसको हेरिगन जो था, हेरिगन ने 1634 ईस्वी में इसको यूज किया, जो इंडियन सोर्स था। महावीर फर्स्ट मैथमेटिशियन जिसने लघुत्तम समावर्त जो एलसीएम जो है मेथड, इसको निरुद्ध के नाम से खोज किया था, जिसको उन्होंने जाकर के इन लोगों ने, यूरोपियन विद्वानों ने बाद में प्रयोग किया। और प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल जो है, फ्रैक्शन है, इक्वल डिनोमिनेटर्स है, ये सब भी बाद में वहां पर यूरोपियंस के द्वारा यूरोपियन कंट्री में फॉलो किया गया। अब भास्कराचार्य की हम किताब देखते हैं लीलावती में क्या दिया है हमें, किसी एरिया, किसी क्षेत्रफल निकालना होता है, वॉल्यूम निकालना होता है, गोले का आयतन निकालना होता है, उसके 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम आयतन निकालना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये लीलावती में भास्कराचार्य ने दिया है, जो दिखाया है, जो कि अपूर्व योगदान है। इस प्रकार मैथमेटिक्स में हम देखते हैं। उसके बाद गणित के क्षेत्र में श्रीनिवास रामानुजन का योगदान बहुत बड़ा था, जिन्होंने मैजिक स्क्वायर्स का संगणना की, और ये क्या मैजिक स्क्वायर की संगणना इन्होंने किया। और ये जब गए थे वहां, तो इनको वहां क्या D.H. हार्डी, वहां का जो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, वो बोला कि ये मेरे कार का नंबर जो है 729 था, बोला कि अशुभ नंबर है, दिस इज नॉट गुड। बट उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत शुभ संख्या है। इन्होंने कैलकुलेट करके उसको क्यूबिक स्क्वायर कर करके उसको दिखा दिया, सिद्ध कर दिया कि ये जो है शुभ संख्या है, श्रीनिवास रामानुजन। उसके बाद हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, जो कि जिसमें आज हमारे मैथमेटिक्स के क्षेत्र में आप हम लोग मैथमेटिक्स की किताब पढ़ते हैं भारती कृष्ण तीर्थ जी की, जिसमें 16 फॉर्मूले हैं, जिसमें एकाधिकेन पूर्वेण आदि ये किताब है। इसमें मैंने एक किताब लिखी है कि संस्कृत वांग्मय में गणितीय परंपरा, ये पुस्तक है, जिसको आप देख सकते हैं, चौखंबा ओरिएंटली से पब्लिश्ड है। इस किताब को आप देख सकते हैं। ये पुस्तक बहुत उपयोगी है। तो इस तरह से हमने देखा। उसके बाद भारती कृष्ण तीर्थ जी के फॉर्मूला को इसमें हमने बताया है, बता करके इसमें हमने इस चीज को दिया है। उसके बाद हमारे मंजुल भार्गव ने ब्रह्मगुप्त के ब्राह्म स्फुट सिद्धांत पर संख्या को लेकर के शोध किया है, जिसमें उनको मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं होता है, बेसिकली उनको फील्ड मेडल की उपाधि मिली 2014 में। इस संस्कृत ब्राह्म स्फुट सिद्धांत से नंबर संख्या को लेकर के उन्होंने इस पर काम किया है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, अभी इंडियन मूल के हैं, ये भारत के राजस्थान के हैं, मंजुल भार्गव, उनको मिला है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में।
उसके बाद अब मैथमेटिक्स शिक्षण में इतना योगदान हो गया। अब हम आते हैं कि मेडिकल साइंस में क्या योगदान है हमारा। मुख्य रूप से मुख्य बात हम बताते हैं। मेडिकल साइंस में सबसे ज़्यादा है कि ये अथर्ववेद से जो हम लेते हैं, अथर्ववेद, सुश्रुत संहिता और चरक संहिता, ये सुश्रुत का सबसे बड़ा योगदान क्या है? प्लास्टिक सर्जरी का। वो ग्रेट अचीवमेंट माना जाता है सुश्रुत संहिता का, जिसके इसका सिद्धांत को राइनोप्लास्टी कहा गया है। नासिका संधानम, नासिका संधान सुश्रुत संहिता में वर्णन किया गया है 1:16 में, पहले अध्याय के 16वें में। इसका क्या हुआ था कि इस मेथड को एक मराठा में क्या हुआ था 1773 में, ब्रिटिशर इसको यूज किया गया। मराठा वैद्य ने इसको यूज किया, कुम्हार कास्ट का था। उसने क्या किया कि उसका नाक कट गया था वो लड़ाई में, वहां पर मराठा और टीपू सुल्तान के सेना में जो है लड़ाई हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि कट गया था नाक। तो उस नाक को उसने इस सुश्रुत के सिद्धांत पर काज किया। तो उस मेथड से उसने क्या किया कि यहाँ के जो गाल के जो वो मांस को लेकर के वहां पर प्लांट किया, तो उसमें क्या हुआ कि वो ठीक हो गया। तो इस सिद्धांत को क्या किया, इस मेथड को ले गया। 1793 में ब्रिटिशर्स 2 डॉक्टर थे, थॉमस और क्रूज। डॉक्टर जेम्स इसकी फोटोग्राफी लेकर के होल प्रोसेस को कावसाजी का लेकर गया वहां, और यह जो है 1794 में जेंटिलमैन मैगजीन में पब्लिश हुई। उसके बाद डॉक्टर ऑफ लंदन जेसी कार्पो ने 1814 में इस मेथड को यूज करके और एक पेशेंट का नोज को ट्रांसप्लांट नोज को क्या किया, उसने ट्रांसप्लांट किया उस पेशेंट के नोज, और वह सक्सेसफुल हो गया। तो उसके बाद से यह पूरे विश्व में घोषित हो गया कि प्लास्टिक सर्जरी जो है इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। प्लास्टिक सर्जरी किसका ये देन है? इंडिया का देन है। सुश्रुत संगीत सर्जिकल ऑपरेशंस को क्लासिफाइड करता है 8 विभाग में। ये सब बताने का समय नहीं है, थोड़े थोड़ा मैं करके बताते जा रहा हूँ। इसका ऋग्वेद में भी आया है। उसके बाद हम आते हैं एग्रीकल्चरल साइंस में। एग्रीकल्चरल साइंस का में योगदान क्या है? हमारे यहाँ कृषि सूक्त नहीं है वेद में। कृषि सूक्त आता है, अक्ष सूक्त आता है, अक्ष सूक्त में कृषि के बारे में आया है। मंडूक सूक्त आता है जिसमें रेनी सीजन के बाद, कौटिल्य अर्थशास्त्र में हम देखते हैं। बृहत संहिता बारामीर का देखते हैं, इसमें आता है। बृहत संहिता में दाकार गलम एक, जिसमें पानी के लिए पूरा चैप्टर ही है वाटर स्प्रिंग्स के लिए, वहां पर उसको किया गया है, पूरा चैप्टर है। वो चैप्टर क्या है? 21 से 28 बृहत संहिता का जो अध्याय है वो पूरा वर्षा के बारे में बताता है, सूखा, वर्षा और बाढ़ के बारे में बताता है, किस प्रकार सूखा होगा, किस प्रकार से बारिश होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहने जा रहा था कि ये कृषि पराशर में, कृषि पराशर जो है ये 4th सेंचुरी BC का किताब है, जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट एग्रीकल्चर में है। मॉडर्न एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इसको 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व कौटिल्य से पहले मानते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें वर्षा मापने का जो है विधि बताई गई है, जो पूरा साइंटिफिक है। इसमें कहते हैं कि 63 इसमें जो वर्षा मापने की विधि है उसको आढ़क कहा गया है, आढ़क या जलाढ़क। वो एक वुडन पॉट होता था, वुडन लकड़ी का पात्र होता था, जिसको बाहर रख दिया जाता था, उसमें बारिश होती थी, उससे नापा जाता था। उसी को कौटिल्य क्या कहता है? द्रोण कहता है। कौटिल्य क्या कहता है? द्रोण कहता है। तो ये जो मेजरमेंट है, यूनिट ऑफ रेन जो है, ये सिमिलर टू ब्रेसेन, ये इसको पूरा साइंस आज यूज कर रहा है। मैंने इसको एग्रीकल्चरल साइंस इन संस्कृत लिटरेचर विथ स्पेशल रेफरेंस टू कृषि पराशर, इसको USA में, अमेरिका में 2013 में मैंने प्रेजेंट किया था पेपर को, जिसमें साइंटिफिक मेथड बताया गया है कैसे वर्षा को मापा जाए, कैसे वर्षा को मापा जा गया है कि जलाढ़क और आढ़क, 1 द्रोण बराबर 4 आढ़क होता है। एक द्रोण किसकी माप की इकाई है? कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य की है। और आढ़क किसका है? कृषि पराशर का है। तो 1 द्रोण इज 1 द्रोण इज इक्वल टू 1 द्रोण इज इक्वल टू 4 आढ़क, दैट इज इक्वल टू 6.4 cm। ये वर्षा का मापने का यंत्र, मेजरमेंट यूनिट ऑफ रेन इज सिमिलर टू ब्रसेल। ये बुशेल में USA में यूज किया गया था मेजरमेंट करने के लिए रेनफॉल को। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो कि कृषि पराशर के पद्य संख्या 26 में प्राप्त होता है। पद्य संख्या 26 में यह प्राप्त होता है। उसका अगर आप लोगों को बताता हूँ, इसमें आता है 7 योजन विस्तीर्णम 63 योजन
त्रिंशत् योजम उत्सृष्टम आढ़कस्य भवेन मानम मुनिभिः प्रकीर्तितम। कृषि पराशर वर्ष 26, उसमें बताया गया है कि कैसे नापा गया है कृषि वो इसको साइंस से जोड़ करके दिखा गया है कि एक द्रोण बराबर 4 आढ़क। 4 आढ़क जो है आज के वर्षा मापने का जो सेंटीमीटर है उसके साथ इसको जोड़ा गया। तो वर्षा मापने का क्या हो गया कि एक द्रोण जो बराबर 4 आढ़क हुआ, और 4 आढ़क कितने बराबर हो गया वर्षा का 6.4 cm के बराबर माना गया है, जो इसको इसमें माना जाता है। और उसके बाद से कृषि पराशर में एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने क्लाउड्स को 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है बादल को। आवर्त, संवर्त, पुष्कर, द्रोण। आवर्त, संवर्त, पुष्कर, द्रोण। आवर्त क्या है? कहते हैं कि आवर्त चैव संवर्त पुष्करो द्रोण एव च चत्वारो जलदाह प्रोक्ता आवर्तादि यथाक्रमम्। एकदेशेन चावर्तः संवर्तः संवर्तो जलम पुष्करे दुष्करम वारी द्रोणे बहुजलामहि। आवर्त में क्या होता है कि एक साइड में एक तरफ कहीं वृष्टि होगी, बारिश होगी। और संवर्त में क्या होगा? चारों तरफ वर्षा होती है। पुष्कर में क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा। और द्रोण में क्या हो जाएगा? बहुजलामहि, पृथ्वी भर जाएगी, बाढ़ आ जाएगा, पृथ्वी में बाढ़ आ जाएगा पृथ्वी पर। ये 4 प्रकार का साइंटिफिक क्लाउड्स का जो हम देखते हैं कि कृषि विज्ञान में कृषि पराशर का योगदान सबसे बड़ा है। उसके बाद पर्यावरण विज्ञान की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस इन संस्कृत लिटरेचर में बात करते हैं। इसमें हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम कैसे होगा? तो ये जो मंत्र हम पढ़ते हैं शुक्ल यजुर्वेद का, देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, शांति रेव शांति, सामा शांति। ये क्या है? इसमें पूरे विश्व में जो है शांति बैलेंस हर जगह बनाया गया है कि स्पेस में भी, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, आर्मी में शांति हो, नेवी में शांति हो, और वायुसेना में भी शांति हो। तीनों जगह, हर जगह जब शांति हो तो हमारा पर्यावरण जो है शांत हो जाएगा। तो पर्यावरण शांत होने के लिए क्या है? हमारे यहाँ इसमें इसका वर्णन वेद में, ऋग्वेद में आता है, यजुर्वेद में आता है, अथर्ववेद में भी आता है। वेदों में बहुत से मंत्र आए हैं, पुराणों में भी आया। पुराण में तो यहाँ पर कहा गया, यहाँ तक कहा गया पद्म पुराण में, 10 पुत्र समो ध्रुवः, 10 पुत्र समो ध्रुवः। एक वृक्ष अगर लगाते हैं तो वह 10 पुत्र के बराबर है। शतपथ ब्राह्मण में भी आया है, बृहदारण्यकोपनिषद में आता है। बृहदारण्यकोपनिषद में इसका विस्तृत वर्णन आता है, जो कि अभी समय भाव है, समय अभाव में हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। उसमें भी आता है कि बृहदारण्यकोपनिषद में आता है कि यथा वृक्षो वनस्पति तथैव पुरुषो अमृषा तस्य लोमानि पर्णानि त्वगस्य उत्पाटिका बहिः। यद वृक्षो वृक्णो रोहति मूलान्वन्तरः पुनः मर्त्य स्विन् मृत्युना वृक्णः कस्मान् मूलात् परोरोहति। पंचतंत्र भी इसके लिए कहता है, हिंसकान्यापि भूतानि यो हिनस्ति स निर्घृण स याति नरकम घोरम किम पुनर्यः शुभानि च। इस तरह शकुंतला में भी हम देखते हैं कि या सृष्टि श्रेष्ठ राज्य, ये भी आता है। और शकुंतला का जो संबंध है वहां पर क्या है? वहां पर जो है पशु पक्षियों के साथ भी है, और फाउना एंड फ्लोरा के साथ में है, वनस्पतियों के साथ में। वो वैज्ञानिक संबंध है, वो इकोलॉजिकल संबंध है। इकोलॉजी का जो डेवलप किया गया अर्नेस्ट हैकेल ने ये किया था। हैकेल ने किया 1860 में किया था। जो पर्यावरण क्या है कि हम चारों तरफ की सराउंडिंग्स का अध्ययन करते हैं, वह पर्यावरण, इन्वायरमेंट कहलाता है। और इकोलॉजी क्या है? पारिस्थितिकी की उस अध्ययन में क्या है कि संबंध, जो फाउना फ्लोरा जो है और एनिमल्स के साथ, सबके साथ जो है एक जो संबंध, रैपोर्ट जो क्रिएट किया जाता है, वह इकोलॉजी। तो ये संबंध है कि हम भाई बहन के समझते हैं अपने वृक्षों को, पशुओं को, पशु पक्षियों को। तो इसको जो है, ये चीज जो है हमारे यहाँ ऑलरेडी है, वेद में है, पुराण में है, शतपथ ब्राह्मण में है, बृहदारण्यकोपनिषद में है। इन सब चीजों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जो कि हम संक्षिप्त में, अभी समय का एक विषय पर एक लेक्चर जो है हो सकता है पूर्ण रूप से, लेकिन अभी समय भाव है, इसलिए हम थोड़ा ही देते हैं इसमें।
अब कहते हैं ना कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये क्या है, ये सब वहां से भी चले गए, सन्नो द्विपादो सन्नो चतुष्पादो। ये इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण की बात यहाँ पर आती है। पर्यावरण के लिए और सबसे बड़ी चीज क्या है कि पर्यावरण शुद्धि के लिए क्या विज्ञान क्या बताता है कि हमें वृष्टि, पर्यावरण शुद्धि के लिए, पर्यावरण शुद्धि के लिए यज्ञ करना चाहिए। तो यज्ञ से क्या होता है, यज्ञ में क्या है, यज्ञ में जब हम सामग्री की आहुति के रूप में देते हैं तो उसमें अभी जो लेटेस्ट साइंटिस्ट रिसर्च हुआ है कि फॉर्मिक एल्डिहाइड नामक गैस निकलती है सामग्री से, जो कि हमारे हानिकारक बैक्टीरिया को मार डालती है। उस बैक्टीरिया को वहां पर जो है वहां नहीं जाने देती। ये सत्यप्रकाश है हमारे यहाँ, और टिलवर्ट नामक एक फ्रांसीसी ये साइंटिस्ट है, दोनों ने काम किया है। तो उनमें पता चला कि ये जो गुड़ है, गुड़ और सामग्री, हवन सामग्री है, इसका जो उपयोग किया जाता है ये सबसे यूजफुल होता है। तो और इसको फॉर्मिक एल्डिहाइड गैस क्या आती है, बैक्टीरिया को मार डालती है। तो इसलिए यज्ञ का जो है साइंटिफिक महत्व है। अच्छा, और भी सामान्य आप जो लकड़ी जलाते हैं, ये सब जलाते हैं, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो कि हानिकारक होता है। ये क्या है कि ये स्लो कंबसन होने से ये क्या होता है कि इसमें हानिकारक जो गैस नहीं निकलती है। ये हमारे पूर्ण 8 किलोमीटर, ऐसा शोधा हुआ है कि 8 किलोमीटर के वातावरण को शुद्ध कर देता है यज्ञ, और 30 दिन तक उसका प्रभाव बना रहता है यज्ञ का। ये साइंटिफिक खोज हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि उसमें क्या हुआ है कि अभी मुंडकोपनिषद में जो आता है कि आग, ये अग्नि की 7 जीवाएं हैं, काली, कराली, इस तरह स्फुलिंगा, 7 जीवाएं क्या है, वो 7 जीवाएं को वर्णन हुआ है कि ये 7 रश्मियां सूर्य की 7 किरणें हैं, जो साइंटिफिक है, विब्जियोर है, वैनिया, पिनाला, ये इनके साथ मिल करके यज्ञ की आहुति को उस अधिवास देवानाम अधिवास, देवताओं के पति ब्रह्मा के पास उस आहुति को पहुंचाती है। ये साइंटिफिक है। फिर वहां पर क्या होता है, फिर वहां से बारिश होती है। अन्नाद भवन्ति, जिसे गीता में भगवान ने कहा है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से जीव पैदा होते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, वृष्टि से ही अन्न होगा। वृष्टि कैसे होगी, यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। इसलिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का साइंटिफिक महत्व बताया गया है। जो हमारे यहाँ यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ, और अभी इसका जो है अमेरिका में एक अग्निहोत्र नामक संस्थाएं स्थापित की गई है, जो वाशिंगटन के पास में है। अब इसका हरिद्वार में भी इस पर रिसर्च किया जा रहा है अग्निहोत्र यज्ञ के बारे में। तो यज्ञ, अग्निहोत्र को सबसे संपूर्ण यज्ञ जो है, वो यज्ञ से क्या होता है, वातावरण पूरा शुद्ध रहता है। उसमें जो गाय के घी डाला जाता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा निकलती है। इस पर रिसर्च हुआ था, इस पर रिसर्च हुआ था। उसमें जो ब्यूटाइन नामक पदार्थ होती है उसमें ऑक्सीजन निकलता है। 10 ग्राम गाय के घी में कई टन ऑक्सीजन निकलता है, देशी शुद्ध गाय की घी अगर हो तो ये हमारा विज्ञान है। इसमें एक पूरा विज्ञान छिपा हुआ है, वृष्टि विज्ञान है। सूर्य जो है समुद्र की जल को लेकर के भाप के रूप ऊपर ले जाते हैं, और बादल के रूप में वही वृष्टि होती है हमारे यहाँ पृथ्वी पर। ये साइंस है, यहाँ पर साइंस की बात है। और हम इस तरह से करते हुए अब हम आते हैं कि आर्किटेक्चरल साइंस की बात यहाँ पर आती है। इस तो पर्यावरण की बात हो गई, अब हम आर्किटेक्चरल साइंस की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ आर्किटेक्चरल साइंस की बात आती है। उसमें आता है कि वास्तु विद्या, ये वास्तु विद्या का भी उद्भव जो है माना जाता है बेसिकली अर्थशास्त्र से। अथर्ववेद भी इसका जो है मुख्य बात है, और इसमें मत्स्य पुराण, मायमत, मनुस्मृति, समरांगण सूत्रधार, कौटिल्य अर्थशास्त्र, बृहत संहिता, वास्तु रत्नाकर, मनुष्यालय चंद्रिका, मानसार आदि इन ग्रंथों का प्रयोग किया गया है वास्तुशास्त्र में, कि आर्किटेक्चरल साइंस इन संस्कृत में कैसे कैसे किया गया है। इस चीज को हमें ये हमारे संस्कृत वाङ्मय में ये चीज दिखाया गया है कि वहाँ पर कैसे डेवलप होता है। बृहत संहिता में आया है कि वास योग्य भूमौ
अमरकोश भी इसको कहता है। उसके बाद से हम कहते हैं वास्तु का जो है वास्तु शास्त्र का वर्णन करने के लिए अभी हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा। लेकिन इन ग्रंथों में वास्तु शास्त्र का हम उदाहरण हमें प्राप्त होता है, वास्तु विज्ञान के लिए हमने प्रयोग किया है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि नौका एवं पोत निर्माण कहाँ है। नौका और पोत निर्माण का वर्णन हमें युक्ति कल्प तरु एवं समरांगण सूत्रधार में भोज का जो ग्रंथ है उसमें प्राप्त होता है। विमान शास्त्र पर आज पूरा खोज किया जा रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है कि भाई विमान शास्त्र यहाँ इंडिया का कैसे देन है। विमान शास्त्र शुरू किया गया था। यह यंत्र सर्वस्वम जो है महर्षि भारद्वाज रचित जो ग्रंथ है उसमें विमान शास्त्र के बारे में बताया गया है। ये ग्रंथ उपलब्ध भी है, हमने एनसीईआरटी में मंगाया था। विमान शास्त्र अंशुबंधनी यंत्रारणव भी ग्रंथ है। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमाणुवाद का सिद्धांत हमारा जो है, यहाँ का सिद्धांत एटम का सिद्धांत जो दिया था, किसने दिया? 600 BC में कणाद ने वैशेषिक सूत्र में दिया। अब थर्मोडायनेमिक्स का सिद्धांत जो चल रहा है ये पीलू पीटर पाकवाद से लिया गया, जिसमें काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक थ्योरी है, मॉडर्न जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स है, फिजिक्स में जो दिया जाता है उसका है। क्या होता है, इससे मॉलिक्यूल्स पहले टूटता है, फिर उसमें हीट और उष्मा का प्रवेश हो जाता है, फिर उसके बाद पूर्ण रूप में आ जाता है। मॉलिक्यूल्स जो है फिर उस रूप में आ जाता है। यह थर्मोडायनेमिक्स का जो सिद्धांत है ये कहाँ से लिया गया? हमारे यहाँ से लिया गया है, पीलू पीटर पाकवाद से। आर्यभट्ट ने क्या किया? एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में हम देखते हैं कि खगोल के क्षेत्र में, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में कहता है, आर्यभट्ट कहता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और तारे स्थिर हैं, जिसको हजारों साल बाद कोपरनिकस और केपलर आदि ने सिद्ध किया, उसी रूप में सिद्ध किया। जो हमारे पास चीज था उसी को उन्होंने लिया। अब आप बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। सभी लोग जानते हैं कि यह न्यूटन का सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण का, लेकिन नहीं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पहले सूर्य सिद्धांत में इसका वर्णन आता है, जो नोद बिंदु के नाम पर कहता है कि नोद बिंदु पर, नोड पॉइंट जो है उसका, उस पर बैठे अदृश्य देवता ग्रहों को अदृश्य रश्मि से खींचते हैं। अदृश्य रूपा कालस्य मूर्तयो भगणाश्रिता। अब इसको भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि में भी दिखाते हैं। भास्कराचार्य का जो सिद्धांत शिरोमणि है 1150 ईस्वी एडी का, उसमें दिखाते हैं कि उनका भास्कराचार्य का जो लीलावती बीजगणित, करण कुतूहल और सिद्धांत शिरोमणि था। सिद्धांत शिरोमणि में इस चीज को दिखाया गया है कि पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण के लागू होने का विवेचन किया गया। इसी को न्याय वैशेषिक के तर्क संग्रह 16th सेंचुरी एडी में इसको बताया गया है, तर्क संग्रह में बताया गया है कि आद्य पतना असमवाय कारणत्वम गुरुत्वम। ये सभी आप जानते हैं कि ये इसको तर्क संग्रह में हम पढ़ते हैं। इसके बाद ही, अब ये बात ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि इसके बाद न्यूटन ने इस सिद्धांत को, जो 1652 से लेकर 1727 ईस्वी जिसका काल है, ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। ये पूरे फील्ड में जिस चीज में स्थित है, इसमें बहुत कुछ छूट गया है। गणित के क्षेत्र में अभी बहुत योगदान है, मेडिकल साइंस में बहुत है, एग्रीकल्चरल साइंस में है, आर्किटेक्चरल में है, इन्वायरमेंटल में है। जिसके लिए बहुत समय की आवश्यकता है, एक एक बिंदु पर, एक एक टॉपिक पर एक एक दिन का भाषण हो सकता है, व्याख्यान हो सकता है। इसलिए उनको हमने सार तत्व के रूप में, संक्षेप रूप में आप लोगों के सामने प्रकट करने का प्रयास किया है। तो सिद्धांत शिरोमणि के 2 भाग हैं, गणित अध्याय, गोला अध्याय। इसमें बहुत सी चीजों का जो है, जो कि हम वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हमारे पास करने लेंगे तो बहुत कुछ है। अब जैसे भौतिकी एवं रसायन शास्त्र की भी बात आती है हमारे यहाँ, वो संस्कृत वांग्मय में विज्ञान का इतिहास है, उसमें आप पढ़ेंगे। भौतिकी एवं रसायन शास्त्र का वर्णन किया गया है, खगोल विज्ञान का वर्णन किया गया, आचार्य ट्रेडिशन दिखाया गया है, कितने आचार्य कैसे कैसे हुए। उसके बाद वनस्पति विज्ञान की बात आती है, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, और 4 प्रकार कैसे कैसे जो जीव है कैसे पैदा होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। बोटनी के बारे में है, बोटनी वनस्पति विज्ञान, ये अध्याय ही है।
अब इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कैसे हमारे यहाँ शिप बनाए जाते थे, नौका कैसे बनाया जाता था, इसके बारे में वर्णन किया गया है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के बारे में। फिर जूलॉजी और पशु चिकित्सा वेटनरी के लिए बारे में भी बताया गया है। कृषि विज्ञान की बात तो हमने किया है, पर्यावरण विज्ञान की बात है। उसके बाद कहते हैं मिलिट्री साइंस की भी हमारे यहाँ व्यवस्था थी कि कैसे कैसे अस्त्र बनाए जाते हैं, किससे मेटलर्जी की बात आती है। इन सब चीज़ों का जो है विस्तृत एक एक टॉपिक को लेकर के उस पर व्याख्यान गंभीर रूप से करने की जरूरत है आज। और हमें बताना है कि हमारे जो साइंस के बच्चे हैं, जो मेडिकल के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, उन वही बच्चे जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम ये बाहर का है, यूरोपियंस का है। हमें उनको बताना है कि ये हमारा है। पाई का वैल्यू आर्यभट्ट ने दिया है, जो पूरे विश्व मान रहा है, जिसको पूरे विश्व मान रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमें उन बच्चों तक पहुंचाना है, जो कि हम अपने बच्चों को बताएंगे कि हमारे यहाँ का चीज़ है और हमारे इस पर विज्ञान के क्षेत्र में काम हो रहे हैं। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में अगर मेरी किसी को किताब पढ़ना है तो ये किताब है, मैंने लिखा है संस्कृत वाङ्मय में गणितीय परंपरा, जो कि पहले भी आप लोगों को शेयर किया। संस्कृत वाङ्मय में गणितीय परंपरा। अब इसका है कि अब सूत्रराज पर मैंने एक पेपर ही पढ़ा था कि कंट्रीब्यूशन ऑफ सूत्रराज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में आर्यभट्टियम का सबसे बड़ा योगदान है। आर्यभट्टियम के क्षेत्र, आर्यभट्टियम पर अभी मैं एक रिसर्च करवा रहा हूँ, शोध करवा रहा हूँ, पीएचडी करवा रहा हूँ अपने अंदर में, कि कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्टियम इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। आज जरूरत है इन ग्रंथों पर, जो पुराने ग्रंथ हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, गणितज्ञ थे पहले के, उनको मॉडर्न साइंस से, मॉडर्न मैथमेटिक्स से आज जोड़ने की जरूरत है। जो कि हम एक तरफ एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पर संस्कृतिस्ट को बैठाएंगे और साइंटिस्ट को बैठाएंगे, तब हमारे समक्ष जो है रिजल्ट हमारे सामने आएगा। तभी इसी की जरूरत है। आज इस भारतवर्ष में इसकी जरूरत है कि एक साइंस एंड संस्कृत सेंटर बने, जहां पर जो हमारा जो है, जो वैदिक ज्ञान है, वेदों का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को निकालना है, अथाह सागर है, उसको उस चीज को कोरिलेट करना है उस मॉडर्न साइंस से। तब जो बात हमारे विश्व कहते हैं कि हम विश्व गुरु, कैसे विश्व गुरु थे, हमने ज्ञान दान दिया, उस ज्ञान विज्ञान भी हमारे यहाँ, उस ज्ञान विज्ञान को एक एक साइंटिस्ट को, संस्कृतिस्ट को एक प्लेटफॉर्म बैठ करके निकालने की आज जरूरत है। मैथमेटिक्स में तो इतना ज्यादा योगदान है। इस तरह से हमने देखा है कि ये साइंस जो है, ये हमारे जो है ग्रंथों में, संस्कृत वाङ्मय में जो विज्ञान है, वो पूरे विश्व के लिए अभी भी अमूल्य निधि है, अमूल्य खजाना है, जिस पर कि लोग काम हो रहा है। अभी मैं भी काम कर रहा हूँ, हमारे अंदर में पीएचडी करने के लिए अभी एक छात्रा कर रही है काम, जो मैथमेटिक्स पर कर रही है, कि वही आर्यभट्टियम पर कर रही है, कि पर्टिनेंस ऑफ आर्यभट्टियम इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। यह जरूरत है जिसका कि लोग वो हमारे आचार्य जो है, वो ट्रेडिशनल आचार्य और साइंटिस्ट दोनों एक प्लेटफॉर्म बैठे हैं, और संस्कृत का तब महत्व बढ़ेगा। इसलिए अब हम इन बातों के बाद हम करते हैं। तो एक चीज और हमें बताना था आप लोगों को कि विज्ञान के क्षेत्र में ये बहुत योगदान है, लेकिन इन योगदानों को हम जो प्योर चीज है उसी चीज को मैं दिखाना चाहता हूँ। वर्णन, मैं मंत्रों को नहीं पढ़ा, बहुत सा मंत्र है जिसका अभी प्रयोग किया गया है, मंत्र कहाँ है, कहाँ क्या किया गया है। तो अब इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि इंडियन साइंटिस्ट जो हमारे यहाँ हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, वो उन्होंने लिखा है, वो कहते हैं संस्कृत में जो है साइंस के बारे में कहते हैं कि क्या है, इसके बारे में उन्होंने भी कहा। उन्होंने क्या कहा, लिखा है कि एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर इज ए स्टोर हाउस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड मेथडोलॉजी। The work of our ancient scholars should be thoroughly examined and where possible integrated with modern science. ये Ignited Minds पेज नंबर 87 उनकी बुक है, इसमें आप देख सकते हैं। धन्यवाद। बस इतना ही कहकर मैं आज समाप्त करता हूं। अब एक एक बिंदु पर हम व्याख्यान के लिए आप लोगों को आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद।
हेलो राजकुमार जी, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, पता नहीं लगता है। हेलो 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 राजकुमार जी, आवाज आ रही है? आप कुछ लिखिए इस पर। ये तो बातचीत भी नहीं हो पाती है हम लोगों की। इस पता ही नहीं चलता है कि आवाज जा रही है नहीं जा रही है। हेलो हेलो आवाज आ रही है? प्रदीप, इस पर तो पता ही नहीं चल पाता है कुछ भी। क्या ऐसा जूम पर करना चाहिए था इनको। मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि आवाज जा रही है नहीं जा रही है। तो इस प्रकार जो है संस्कृत वाङ्मय में विज्ञान की जो बात है, इसके लिए मैं अब इसके लिए एक एक टॉपिक पर जो है व्याख्यान करना पड़ेगा। संस्कृत वाङ्मय में जैसे गणित अलग से किया जाएगा, संस्कृत वाङ्मय में आयुर्विज्ञान है, मेडिकल साइंस इन संस्कृत लिटरेचर, एग्रीकल्चरल साइंस इन संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत में कृषि विज्ञान, इन्वायरमेंटल साइंस इन संस्कृत लिटरेचर, ये करना पड़ेगा। संस्कृत आर्किटेक्चरल साइंस इन संस्कृत लिटरेचर, ये ऐसे इस पर हर टॉपिक पर अलग अलग जो व्याख्यान जो है तैयार करके और जोड़ना पड़ेगा लोगों को। इसलिए अब ये विज्ञान के छात्रों के लिए भी है और गणित के छात्रों के लिए बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो विज्ञान जो है ऐसे ऐसे है और वो साइंटिफिक है। ये चीज अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, इसको सिद्ध करके दिखाना है। ये इसका मैंने सब जगह चार्ट बनाया है और यज्ञ की वेदिका कैसे अल्टार बनाए जाते थे उसको सिद्ध करना पड़ेगा। साइंस का बच्चा ऐसे नहीं मानेगा। जब साइंटिफिक चीज को हम नहीं सिद्ध करके देंगे तब तक वह मानेगा नहीं। पाई का वैल्यू हमें एक्यूरेट सिद्ध करके बताना पड़ेगा कि ये है 3.1416, ये वैल्यू है। इस चीज को हमें बताना पड़ेगा, तभी होगा। ये नहीं कि हम बोल दें कि हाँ इतने इतने हमारे हमारे संस्कृत में वाङ्मय में भरा हुआ ये विज्ञान नहीं। हमें उसमें से जो प्योर साइंस है उस साइंस के लिए क्या करना है कि हम उस चीज को निकाल करके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ और साइंस के बच्चे को हिंदी में ही नहीं इंग्लिश में भी उस टर्म को बताएंगे, तभी हमारा बच्चा समझेगा। ये नहीं कि हिंदी में उसको केवल प्रमेय कहेंगे और थ्योरम नहीं कहेंगे तो नहीं समझेगा। जो ऐसा हर बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, आईआईटी के बच्चे पढ़ते हैं। आज मैं मैथमेटिक्स के प्रोफेसर को बताता हूँ तो किस चीज में बताता हूँ? इंग्लिश मीडियम बताता हूँ, क्योंकि साइंस की बात इंग्लिश में ही समझेगा, हिंदी में नहीं समझेगा, संस्कृत में नहीं समझेगा। इसके लिए उसको इंग्लिश में भी बताना पड़ेगा। हमें उसको ट्रांसलेट करके उसको एक्सप्लेन करके उसको प्रूव करना पड़ेगा, तब वो साइंस की बात है। ये नहीं कि हमारे यहाँ गणित पाई है तो कैसे है, पाई का वैल्यू कैसे आर्यभट्ट ने बताया? एक श्लोक में बताया है जो पूरे विश्व आज मान रहा है कि चतुरधिकम शतम अष्टगुणम द्वादश तथा सहस्राणम अयुतुद्रय विश्वकर्म से आसन वृत्त परिणाम।
प्योर पूरा होल पूरे वर्ल्ड में जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। आज इसी का प्रयोग कर रहे हैं। ये एरिया ऑफ सर्किल निकालते हैं, हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, जिसमें पाई का वैल्यू निकाला जाता है 22/7 या 3.1416। तो ये कहाँ से, ये किसका देन है? ये आर्यभट्ट का देन है। आर्यभट्ट ने इसको दिया। उसके पहले बौधायन ने दिया, जो कि स्थूल मान था, उसका पूर्ण रूप से नहीं माना गया। आर्किमिडीज ने भी दिया 3.124, ये दिया समथिंग दिया 3.1428 दिया, जो कि पूर्ण रूप से मान्य नहीं हुआ। सबसे ज्यादा किसका मान्य हुआ? किसका मान्य हुआ? मान्य हुआ आर्यभट्ट का, जो है 3.1416। दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टुडे। तो इस तरह से कई मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जो है अभी टाइम नहीं है। अब एक एक चीज पर, एक एक बिंदु पर बात करने के लिए उसको प्रूव करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सिद्ध करते हैं श्रीधराचार्य, उस चीज को कैसे ले जाता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे है, इस चीज का। अब उसमें एक और चीज हम बताना छूट गया था कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो विवेचन किया गया है, वाचस्पति मिश्र ने भी तात्पर्य टीका में उसका वर्णन किया। अब कि युग थ्योरी, आर्यभट्ट का जो युग थियरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। युग सिद्धांत कैसे बताया है, इस पर भी काम कर सकते हैं, रिसर्च हो सकता है इस पर। थ्योरी ऑफ इनडिटर्मिनेट कुट्टक गणित जो है उसके लिए भी है। कुट्टक की बात जो आती है वो भी हमारे यहाँ मैथमेटिक्स में जो सबसे बड़ा योगदान है। थ्योरी ऑफ इनडिटर्मिनेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, कुट्टक का सिद्धांत। दार्शनिक प्रणाली, ये सारा दिन कहाँ का है? इंडिया का है। तो इस चीज को हमें पूरे बताना है। अभी इस पर तो मैंने तो पूरा एक मैथमेटिक्स पर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स टू द वर्ल्ड, बैंकॉक में वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस मैंने पेपर प्रेजेंट किया था। सूत्रराज पर किया था। फर्स्ट इंटरनेशनल वैदिक मैथमेटिक्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसको जेम्स ग्लोवर इंग्लैंड के, उन्होंने क्या किया था, उसका प्रेसिडेंट थे, वो चेयर किया था। तो ये इस पर तो काम हो रहे हैं। अब उसको हमें जोड़ना है, हमें जुड़ना है, हमें शोधार्थियों को बताना है और साइंस से और तुलना कंपेयर करना है। कंपेयर करते हुए हमें वहां पर पहुंचना है। तो बस इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूं, और विशेष कार्यक्रम जब होगा तो किसी एक टॉपिक पर लेकर के हम बात करेंगे। अभी तो पूरे वांग्मय में थोड़े थोड़े हमने सूक्ष्म रूप से, संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है। कहाँ कहाँ विज्ञान है, वेद में है, ब्राह्मण ग्रंथों में है, आरण्यक में है, उपनिषद में है, महाभारत में है, रामायण में संख्या का कैसे वर्णन किया गया है, वो उसको साइंटिफिक ढंग से प्रेजेंट किया गया है कैसे, वो उसका चार्ट मैंने बनाया है। वो सब दिखाना यहाँ पर अभी संभव नहीं है। इसलिए सबको धन्यवाद, और मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। ठीक है। हेलो राजकुमार जी। राजकुमार जी उधर से लिखिए आप। आवाज आ रही है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है, लेकिन मैं बोलते रहा जो जो समझ में आया। हेलो। हेलो। मैथमेटिक्स में तो इतना काम है, क्या बता।
हेलो। मैथमेटिक्स को देखिए, अब एक चीज और बताते हैं, अभी आप लोग फिनिश नहीं किए हैं तो बता रहे हैं कि मैथमेटिक्स को कहा गया है कि मैथमेटिक्स इज द ओशन ऑफ साइंस एंड अरिथमेटिक इज द ओशन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है? सागर है विज्ञान का। और अरिथमेटिक क्या है? अंक गणित क्या है? अंक गणित सागर है गणित का। अंक गणित सागर है गणित का। अंक गणित सागर है गणित का। इसलिए मंजुल भार्गव ने जो है मैथमेटिक्स में जो काम किया है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का फील्ड मेडल की उपाधि मिली। मैथ्स है नोबेल प्राइज के समान जो है। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत से उन्होंने लिया है, ब्रह्मगुप्त के जो जो क्या किया है, पीएचडी वर्क था इस पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, नंबर थ्योरी पर। और उसने क्या किया, 200 साल की ब्रेक को तोड़ दिया, 200 साल के पोजीशन को तोड़ दिया। और उसको क्या मिला? फील्ड मेडल की उपाधि मिली मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, जिसको नोबेल प्राइज कहा जाता है। तो इस प्रकार मैथमेटिक्स में फ्रेंच मैथमेटिशियन एक हुए हैं, पियरो साइमन लैपलेस। लैपलेस कहता है, लैपलेस का क्या कहता है? इट इज इंडिया, इसके बारे में सुनिए आप लोग। कहता है कि इट इज इंडिया दैट गेव अस द इंजीनियस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑल नंबर्स by means of 10 symbols, each symbols receiving a value of position as well as an absolute value. The idea escaped the genius of Archimedes and Apollonius. ये बता रहा है। आइंस्टीन ने भी कहा मैथमेटिक्स, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कहता है? मार्क द इंडियन कंट्रीब्यूशन, वी वो ए लॉट। आइंस्टीन मांग रहा है हमारे इंडियन गणित को, हमारे वैदिक गणित को मान रहा है। क्या मान रहा है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि इंडियन कंट्रीब्यूशन क्या है? वी ओ ए लॉट टू द इंडियंस हु टॉट अस हाउ टू काउंट, विदाउट विच नो वर्थवाइल साइंटिफिक डिस्कवरी कुड हैव बीन मेड। अब सोचो, इतने बड़े बड़े विद्वानों ने इस चीज को स्वीकार किया है कि भारतीय गणित की जो परंपरा थी, वेद से जो लेकर के आज तक जो है गणितज्ञ हुए हैं, ज्योतिषाचार्य हुए हैं, उनका कंट्रीब्यूशन आज भी है। उन्हें हमें मॉडर्न मैथमेटिक्स से, मॉडर्न साइंस से तुलना करने की जरूरत है, उस पर रिसर्च की जरूरत है उस फील्ड में, जो कि हमारे लिए आज संस्कृत माना जाता है। संस्कृत कंप्यूटर की भाषा है, ये इसकी भाषा है। उसको सिद्ध करना पड़ेगा, बिना सिद्ध किए हुए कोई नहीं मानेगा। पूरे विश्व जो है हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि ये साइंस है आपका यहाँ पर, तब ये साइंटिफिक हो जाए। हमने बहुत से मटेरियल इकट्ठा करते थे हम लोग, जब साइंटिफिक सोर्स बुक ऑफ साइंटिफिक थॉट्स बना रहे थे एनसीईआरटी में, तो हम लोग बहुत तरह के मटेरियल इकट्ठा करते थे। लेकिन उसमें जो साइंटिस्ट आते थे, जो आईआईटी के प्रोफेसर आते थे, डॉक्टर बालचंद्र राव मैथमेटिशियन आते थे बेंगलोर से और कहीं से, उन लोगों ने क्या करते थे, उस चीज को हटा देते थे। जो उसमें से साइंटिफिक मेथड होता था, उस मेथड को एडॉप्ट कर लेते थे और उस पर जो है उसको कहते थे कि ये साइंस है, ये मैथमेटिक्स है, ये एग्रीकल्चरल साइंस है, इन्वायरमेंटल है, ये चीज है, इसको रखा जाए। तो इसकी जरूरत है। जब साइंटिस्ट कह देगा, जो मैथमेटिशियन कहेगा कि ये मैथमेटिक्स है यहाँ पर, तो पूरा विश्व मानेगा। हम संस्कृतिस्ट कहेंगे, हम संस्कृत के विद्वान बोलेंगे नहीं ये यहाँ है, हमारे यहाँ सब कुछ है, सब कुछ है, तो उससे नहीं होगा। सब कुछ कहने से नहीं होगा, हमें उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये हमारे यहाँ विज्ञान है, हमारे यहाँ ये मैथमेटिक्स है। कैसे है? यू हैव टू प्रूव इट, विदाउट प्रूविंग यू कांट से। तो इसलिए पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये है। अब इसमें आज भी वैदिक मैथमेटिक्स की बात चल रही है, वैदिक गणित, जो भारती कृष्ण तीर्थ जी हैं, जिनमें 16 फॉर्मूलाज हैं, 16 सूत्र है ना, और उसके सब सूत्र भी हैं। ये क्या है? ये शॉर्टकट मेथड बताया गया मल्टीप्लिकेशन का, जो आज भी हमारे कोर्स में लगा हुआ है, सीबीएसई में लगा हुआ है। एकाधिकेन पूर्वेण, इस तरह से है। ऊर्ध्वक जो भी उसमें जितने सूत्र हैं सब लगे हुए हैं। उनका भी 5 सूत्रों का ये संस्कृत वाङ्मय में जो ये गणितीय परंपरा है, इसमें हमने दिखाया है।
इसमें हम ये इस किताब को आप लोग पढ़ें। इसमें हमने दिखाया है भारतीय कृष्ण तीर्थ 20 20 एकाधिकेन पूर्वेण, ये सूत्र का यहाँ पर व्याख्या किया गया है कैसे कैसे। अब यहाँ ब्लैक बोर्ड रहता तो मैं भी करता। एकाधिकेन पूर्वेण का कैसे शॉर्ट कट मल्टीप्लिकेशन किया गया है, शॉर्ट कट कैसे सिखाया गया है, इस चीज़ को बताया गया है। निखिलम नवतश्चरमम दशतः ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम, ये है तीसरा सूत्र है। चौथा है परावर्त्य योजयेत। पांचवा है, 5 सूत्रों को हमने लिया है यहाँ पर। शून्यम साम्य समुच्चये, इस प्रकार जो है कलन और चलन, जो आप हम बात करते हैं गणित शास्त्र में जो है कलन कैलकुलस की बात आती है, डिफरेंशियल कैलकुलस, कैलकुलस भी ये क्या है, चलन कलन। आज डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए क्या किसने किया था, मुंजाल ने 910 में। भारतीय इसको क्या किया था, भारतीय गणितज्ञों में कौन, भास्कराचार्य, माधव, नीलकंठ, ज्येष्ठ देव, इंटीग्रल कैलकुलस जो है उस पर कार्य किया है। इन्होंने माइकल रॉल और जॉन वालिस के प्रमेयों से पूर्व ही सूत्रों का आविष्कार कर दिया था। इस पर अभी इस पर जरूरत है काम करने। कैलकुलस में क्या है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस होता है, चलन कलन, और दूसरा होता है इंटीग्रल कैलकुलस। ये भी हमारे यहाँ पहले ही उसके वर्णन किया जा चुका है, बाद में ये हुआ, इसका आविष्कार किया गया। इन्फिनिटी के बारे में हम बता ही चुके हैं आप लोगों को, इन्फिनिटी क्या है। डेसिमल सिस्टम हमारे वेदों में है, वहाँ से जो है वो सब चीज़ को बता दिया गया। अब है कि जो भारतीय गणित के क्षेत्र में वर्गाक्षर नियम जो बताया, वर्गाक्षराणि वर्गी अवर्गी अवर्गाक्षराणि काद गमौ यह खद्विनौ के स्वरा नग वर्गे अवर्गे नवान्त्य वर्गे वा। ये सबका इसका हमने ये दिया है मैथमेटिकल ट्रेंड पर ऐसे बना करके। तो अभी एक चीज को ब्लैक बोर्ड पर बताने की जरूरत है, तब इसमें से निकलेगा कि कैसे उन्होंने युग थ्योरी बताया था कि एक महायुग चतुर्युग मिल करके एक महायुग बनता है। पहला कृत युग था 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कली युग 4,32,000 वर्ष। इस प्रकार से क्या हुआ, 43,20,000 वर्ष एक महायुग के बराबर होता है। तो इस प्रकार इनकी जो इसमें निकाला जाता है कि ग्रह का कितना दूरी पर कौन है, ग्रह की जो है कि डिस्टेंस कितना है, किसका कितना, ये निकालने का जो विधि बताया है, किसने बताया, आर्यभट्ट ने बताया है, आर्यभट्टियम बताया है, आर्यभट्टियम में ही उनने वर्णन किया है। ये गीतिका पाद में ही, संपूर्ण गीतिका पाद में इस चीज को बताया गया है, युग थियरी को। इस यहाँ से ले लेते हैं हम कि कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ है, किसके द्वारा कितना लिया जाता है। ये इसमें एकदम साइंटिफिक है। मकी फकी धकी रखी चकी, ये सब साइंटिफिक, इसमें किसका कौन सा कितना मान होगा, इसके मान के द्वारा हमने इसमें निकाला। अब जैसे है कि अब इस चीज को जैसे संख्या के बारे में मैंने बताया था, तो आर्यभट्ट ने बाद में किया। सबसे पहले तो यजुर्वेद में ही आया था, 1 10 शत सहस्र अयुत नियुत प्रयुत अर्बुद निर्बुद समुद्र मध्य अंत तथा परार्थ, ये वहां पर भी आया था, वहां पर इस चीज को आता है। तो ये और मैंने बताया ही था कि एक आचमे तीसरश्चमे विषम संख्या के क्या है, उसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी करते हैं। सम संख्या के बारे में 18वें अध्याय का यजुर्वेद का 18वें अध्याय का जो है 24वां मंत्र है विषम संख्या के बारे में, और 25वां मंत्र है सम संख्या के बारे में। तो 4 का टेबल वहां से लिया, जब 4 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं 4 8 12, तो क्या है वहां से लिया गया है। चतस्रश्चमे अष्टौचमे अष्टौचमे द्वादशमे द्वादशमे षोडशमे विंशतिचमे विंशतिचमे चतुर्विंशतिचमे अष्टविंशतिचमे, तो ये वहां से क्या है,
ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आज बच्चे पढ़ते हैं, जो नहीं जानते हैं। हमारे पंडित जी लोग पूजा कराते हैं मंदिरों में पूजा कराते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या है, जबकि ये वहां पर पूरा मैथमेटिक्स है, पूरा साइंस है, पूरा साइंस भरा हुआ है। इस तरह हमें सबको बताना है। कहाँ पर है? सामवेद में भी आता है, सामवेद में भी आता है। तिस्रोवाच इरति पर वहि निरितस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम गावयन्ति गोपतिं पृच्छमाना सोमम यन्ति मतयो वावशाना। इसमें भी आता है, संख्या की वर्णन आता है। इसमें जो मंत्र हम बहुत से मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उस मंत्रों में भी है, संख्या है, वहां पर गणित है, विज्ञान है, उस चीज को देखना है हमें। इसमें आता है, अथर्ववेद में आता है बृहत तेजालम। अब यह बार आता है बृहत तेजालम बृहत इंद्र सूर सहस्राघस्य शतवीर्यस्य तेन शतम सहस्रम अयुतम न्यर्बुदम जघान शक्रो दस्यु नाभिधाय सेनया। अथर्ववेद 8:8-7। इन मंत्रों को हमें देखना है कि इन मंत्रों में कहाँ कहाँ चीजें हैं। इन मंत्रों को हमें पढ़ना है, इन मंत्रों को हमें पढ़ना है, उन मंत्रों को तुलना करना है, तब जाकर के हमें साइंस का पता चलेगा कि कहाँ पर है। अब आप लोगों को रामायण में, जिसे मैं बता रहा था, तो रामायण में क्या है? वाल्मीकि रामायण में केवल राम के पराक्रम का उल्लेख ही नहीं करता है, बल्कि वहां पर सेना की संख्याओं का संबंध भी बताया गया। कितने सेना थे राम के? जो युद्ध कांड के 28वें सर के 33 से 43 में स्पष्ट परिलक्षित होता है। क्या है उसमें? शतम शत सहस्राणाम कोटि माहुर मनीषिणा शतम कोटि सहस्राणाम शंख इत्यभिधीयते शतम शंख सहस्राणाम महाशंख इति स्मृता महाशंख सहस्राणाम शतम वृंदमिहोच्यते शतम वृंद सहस्राणाम शतम वृंदमिहोच्यते शतम वृंद सहस्राणाम महावृंदम इति स्मृतम महावृंद सहस्राणाम शतम पद्मामिः उच्यते शतम पद्म सहस्राणाम महापद्मम इति स्मृतम महापद्म सहस्राणाम शतम खर्वमिः उच्यते शतम खर्व सहस्राणाम शतम खर्वमिः उच्यते शतम खर्व सहस्राणाम महाखर्वम इति स्मृतम महाखर्व सहस्राणाम समुद्रम अभिधीयते शतम समुद्र सहस्रम मोघ इत्यभिधीयते शतमोहा सहस्राणाम महोघम इति विश्रुता एवं कोटि सहस्रेण शंखानाम च शतेन च महाशंख सहस्रेण तथा वृंद शतेन च महावृंद सहस्रेण तथा पद्म शतेन च महापद्म सहस्रेण तथा खर्व शतेन च समुद्रेण सतेनैव समुद्रेण सतेनैव महोघेन तथैव च एष कोटि महोघेन समुद्र सदृशेन च विभीषणेन सचिवै राक्षसै परिवारितः सुग्रीवो वानन्द्रयस्तत्त्वां युद्धार्थम अभिवर्तते महाबलवृतो नित्यम महाबल पराक्रमः। ये वाल्मीकि रामायण युद्धकांड नोट कर लीजिए, सर्ग 28 श्लोक संख्या 33 से लेकर 43 तक में ये संख्या आई है। मनीषी पुरुष 100 लाख की संख्या को 1 कोटि कहते हैं, और 7 सहस्र कोटि एक नील को 1 शंख कहा जाता है। 1 लाख शंख को महाशंख नाम दिया गया है। 1 लाख महाशंख को वृंद कहते हैं। 1 लाख वृंद का नाम महावृंद है। 1 लाख महावृंद को पद्म कहते हैं। 1 लाख पद्म को महापद्म माना गया। 1 लाख महापद्म को खर्व कहते हैं। 1 लाख खर्व का महाखर्व होता है। 1 सहस्र महाखर्व को समुद्र कहते हैं। 1 लाख समुद्र को ओघ कहते हैं, और 1 लाख ओघ को महोघ संज्ञा दिया गया है। इस प्रकार, हेलो, आवाज आ रही है राजकुमार जी? इस प्रकार सहस्र कोटि, 100 शंकु, सहस्र महाशंकु, 100 वृंद, सहस्र महावृंद, 100 पद्म, सहस्र महापद्म, 100 खर्व, 100 समुद्र, 100 महाओघ तथा समुद्र सदृश 100 कोटि महाओघ सैनिकों से, वीर विभीषण से तथा अपने सचिवों से घिरे हुए वानर राज सुग्रीव आपको युद्ध के लिए ललकारते हुए सामने आ रहे हैं। विशाल सेना से घिरे हुए सुग्रीव महान बल और पराक्रम से संपन्न है। उसका इस प्रकार इसको निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत किया जा सकता है।
1 कोटि 10⁻10 मैंने बताया था, 10 कोटि। क्या शंख कोटि के बाद शंख हो गया, शंख महाशंख, वृंद महावृंद, पद्म महापद्म, खरु महाखरु, समुद्र महो। इस तरह का से 10⁻55 इतने थे उनके 4 जो मंत्री के साथ मिलकर के, इतनी संख्या थी। उसका क्या कहलाता है, सेना की संख्या थी। ये वहां पर मैथमेटिक्स है, पूरा गणित है। इसी प्रकार महाभारत में भी आता है। महाभारत के आदि पर 2:18 से 28 तक आप देख सकते हैं, पूरा संख्या है। पुराण में भी आता है, पुराण में आप देख सकते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण आया है, भागवत पुराण में भी आया, ब्रह्म पुराण में है। ठीक है, इस प्रकार अब मैं समाप्त करता हूं और सबको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, नमो नमः।